एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एचटेट के लिए या फिर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो उन सब के लिए वीडियो जो है इक्वल इम्पोर्टेंट रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है हमारा वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है तो वो क्या एक्सप्लेन करती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री और जो उसका मैग्नेटिक नेचर होता है कि वो डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करती है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट हैं, तो वो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है कि ये क्या कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में, यानी जो लिगेंड और जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उन दोनों के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल एटम रहेगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे और जो लिगेंड रहेगा उसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल रहेंगे, और वो दोनों ओवरलैप करके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस टाइप के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और जो कंपाउंड होंगे उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिल करके बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्टुलेट है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो सेंट्रल एटम होता है वो प्रोवाइड करवाता है नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल जो कि इक्वल रहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी उसके हाइब्रिडाइजेशन में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, उसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, उतने ही वो ऑर्बिटल जो है सेंट्रल मेटल एटम वो उसको वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाती है। तो ये भी ध्यान रखना है, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे उतने ही उसमें वैकेंट ऑर्बिटल वो है वो प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे सेंट्रल एटम के, वो ओवरलैप करते हैं विद फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यानी जो हमने देखे थे जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल उसने प्रोवाइड करवाए, और जो ओवरलैप करेंगे उसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, जो लिगेंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल उनके साथ ओवरलैप करेंगे और वहाँ पे क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ना कि पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा, पाई बॉन्ड का कभी फॉर्मेशन नहीं होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम रहता है वो कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पे यूज करेगा, तो NS, NP और ND। तो ये सेट ऑफ ऑर्बिटल है, या तो ये वाला यूज करेगा या फिर हम यहाँ पे ये सेकंड सेट ऑफ ऑर्बिटल है जिसमें NS है, NP है और N-D है, ये ध्यान रखेंगे N-D। तो ये दो अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं, तो या तो इसका यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में या फिर इसका यूज करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ND और N-D, यानी ND तो हमारा आउटर ऑर्बिटल रहेगा D का, और N-D यानी एक कम कर देंगे उसमें तो वो इनर वाला ऑर्बिटल रहेगा D का। तो यहाँ पे या तो वो आउटर ऑर्बिटल D का जो है उसको यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, या फिर वो इनर वाला यूज करेगा, दोनों एक साथ कभी यूज नहीं करेगा। ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो D ऑर्बिटल रहेगा ना, या तो उसका आउटर ऑर्बिटल यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में या फिर वो इनर ऑर्बिटल यूज होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर वो यहाँ पे ND ऑर्बिटल का यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो वहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले D ऑर्बिटल में फिल हुआ है, यानी आउटर ऑर्बिटल है D का उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, वहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर उसने N-D वाला ऑर्बिटल यूज किया है, या फिर हम बोल सकते हैं इनर ऑर्बिटल यूज किया है D का जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखना है, दोनों एक साथ कभी नहीं यूज होंगे, दोनों अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं।
जो कि डिपेंड करता है हमारे लिगेंड की स्ट्रेंथ पे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के और जो है ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो हमें याद रखने हैं। एक आउटर ऑर्बिटल बनेगा जब हमने ND वाला ऑर्बिटल यूज किया है, और जब N-1D वाला यूज करेंगे तो कौन सा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑर्बिटल बनता है ना, जो ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर बनेगा या फिर आउटर बनेगा, तो वो डिपेंड करता है एक फोर्स पेयरिंग पे। यानी एक फोर्स होता है पेयरिंग करवाने का, तो वो लिगेंड जो हमारा उसके साथ उसने बॉन्ड बनाया, तो उस लिगेंड में वो पेयरिंग फोर्स प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो वो डिपेंड करता है। तो जैसे आगे यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के लिगेंड होंगे, यानी स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो एक तो वीक लिगेंड होगा और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो डिटेल में हम CFT जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें देखेंगे स्ट्रेंथ लिगेंड की। बस यहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि जो लिगेंड है वो दो तरह के लिगेंड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और एक वीक लिगेंड होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या होता है, कैपेबल होता है फॉर डूइंग फोर्स पेयरिंग, यानी वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाने के लिए कैपेबल होता है। लेकिन जो वीक लिगेंड होगा वो कैपेबल नहीं होता फॉर डूइंग फोर्स पेयरिंग, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पाता। तो इसी इसी के जो है इन्हीं पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स आउटर बनेगा या फिर इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर हमारा लिगेंड वीक रहेगा तो वहाँ पे आउटर जो है ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, या फिर हम इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। अब देखो पेयरिंग और जो हमारी नॉन पेयरिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये D ऑर्बिटल है, D में हमें पता है 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, 5 उसमें ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो D होता है उसमें टोटल हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास मान लो D5 है, D5 पे कौन सा आता है, जो मैग्नीज होता है वो D5 पे आता है, मैग्नीज +2, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो अगर हमारा लिगेंड वीक है तो वो पेयरिंग नहीं करवाता। इसका मतलब क्या रहेगा, वो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेगा पहले, और अगर अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो यहाँ से वापस से जो है फिल करेंगे हम। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, तो जैसे इसने 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों में यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी सारे के सारे ऑर्बिटल यहाँ पे फिल हो चुके हैं। भले ही हाफ फिल्ड है बट फिल हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए हमें फुली वैकेंट ऑर्बिटल की जो है नीड होती है। तो ये काम करेगा जब हमारा लिगेंड कैसा, वीक है। यहाँ पे इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो क्या करवाएगा, 5 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो पहले एक ऑर्बिटल को फुली फिल्ड करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर आगे वाले को फुली फिल्ड करेगा, फिर उससे आगे वाले को, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करवाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स पेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो एक इसके अंदर होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसके अंदर होता है। तो देखो इसने पेयरिंग करवाई तो यहाँ पे 2 वैकेंट ऑर्बिटल बच चुके हैं हमारे पास। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो, अगर ये अंदर वाला ऑर्बिटल रहेगा हमारा, तो अंदर वाला इसका मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये फुली फिल्ड है, तो इसके बाद में कौन सा आता है, S ऑर्बिटल आएगा। फिर हमारा P ऑर्बिटल आता है, P में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब P के बाद में वापस से क्या आएगा, D ऑर्बिटल। अब ये वाला जो बाहर वाला D ऑर्बिटल है ना, इसका यूज करेगा ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन में ये बाहर वाला जो ऑर्बिटल है D का वो पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे लिगेंड होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर है, और इस स्ट्रेंथ के ऑर्डर की जो सीरीज होती है ना उसका नाम होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये याद रखेंगे हम। तो यहाँ पे जो हमारे हेलोजन होते हैं ना वो लगभग वीक लिगेंड के अंदर आते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन और जो हमारा वाटर होता है, CO होता है, साइनाइड है, इथिलीन डाइएमीन है। तो ये जो हमारे जो लिगेंड रहेंगे वो क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर आते हैं। तो जो मेनली हमें याद रखना है, यहाँ पे ऑक्जेलेट, वाटर, अमोनिया यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये इथाइलिन डाइएमीन, साइनाइड। तो ये जो और जो हमारे लिगेंड रहेंगे
वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो हमारे लगभग हैलोजन होते हैं ना वो वीक लिगेंड में आते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे किस तरह से कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और उसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, वो कौन कौन से जो है ऑर्बिटल यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो यही हमें एक्सप्लेन करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताएगी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग उसमें हाइब्रिडाइजेशन को कौन सा होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो ये हमें एक्सप्लेन करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो है हमारे पास, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एस और पी, यानी एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री हमेशा लीनियर बनती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसने कौन कौन से ऑर्बिटल का यूज किया, तो एन और पी, यानी एस और पी, एन एस और एन पी ऑर्बिटल का यहाँ पे इसने यूज किया है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास 4 रहेगा, तो 4 में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और 4 ही ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में जितने जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद उतने ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, वो चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे उसने s और p ऑर्बिटल का यूज किया है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो वहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री रहेगी वो टेट्राहेड्रल रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक तो n का जो एन एस s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो s का यूज किया इसने ns। यहाँ पे 1 2 3 कितना भी हो सकता है, वो उस जो भी हमने सेंट्रल मेटल एटम यूज किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर आ जाते हैं। और तीनों इसने क्या किए हैं, p के ऑर्बिटल यूज किए हैं, px py pz तीनों यूज किए हैं, क्योंकि s का एक और p के 3 है यहाँ पे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई, तो ये ध्यान रखना है। एक यहाँ पे अगर 4 ऑर्बिटल हैं तो दूसरा भी जो है हाइब्रिडाइजेशन बनता है, एक बनेगा dsp2, यानी यहाँ पे उसने क्या कर लिया, जो अंदर वाला जो ऑर्बिटल था, जो इनर ऑर्बिटल था डी का, उसका यूज कर लिया इसने। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो 4 ही है, तो 4 ही ऑर्बिटल यूज करेगा, तो एक डी का कर लिया, इसका मतलब पी का कितना बचेगा, 2। तो यानी यहाँ ये जो हाइब्रिडाइजेशन बना dsp2, तो यहाँ पे ज्योमेट्री उसकी चेंज हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। जब dsp2 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, dsp2, क्योंकि उसने एक डी का ऑर्बिटल यूज कर लिया और पी का ऑर्बिटल उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर sp2 है, dsp2 है हाइब्रिडाइजेशन, तो स्क्वायर प्लेनर हमारी ज्योमेट्री होगी, ये ध्यान रखना। देखो उसने n माइनस डी और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल होगा डी का, वो इसने यूज कर लिया, और एक फिर यहाँ पे एन एस का आ जाएगा, और एन पी एक्स और एन पी वाई, यानी एन पी जो जेड वाला था वो उसने यहाँ पे छोड़ दिया है, उसकी जगह उसने डी का यूज किया। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे जो ऑर्बिटल यूज किया, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 5 ऑर्बिटल है, 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो बनता है वो बनेगा sp2 sp3d, sp3d, यानी उसने s का ऑर्बिटल यूज किया, 3 p के ऑर्बिटल यूज किए हैं, और एक d का ऑर्बिटल यूज किया है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी यहाँ पे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगी, यानी कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है तो इस तरह से ये ट्राइगोनल है, और 2 हमारे यहाँ पे पिरामिडल बनते हैं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है जब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यहाँ पे ये बनेगी, और एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, और एक इसने d का ऑर्बिटल यूज किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारे 5 ही है, तो एक यहाँ पे dsp3 हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है, जिसमें जो ज्योमेट्री रहेगी वो स्क्वायर पिरामिडल बनेगी। स्क्वायर पिरामिडल कैसे हो जाएगा, जैसे ये हमारा सेंट्रल एटम है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से, 5 ऑर्बिटल हैं तो 4 तो हो गए, और एक इस तरह से पिरामिडल बन जाएगा, तो ये स्क्वायर पिरामिडल बन गया इस तरह से। तो ये कब बनेगा, जब हमारा dsp3 है,
हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, DsP3, यानी अंदर वाला यहाँ पे D का ऑर्बिटल यूज किया, लेकिन अगर बाहर वाला D का ऑर्बिटल यूज करेगा sp3 और D बाहर वाला D रहेगा, तो याद रखना है हमारी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये लिगेंड पे डिपेंड करता है कि जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो इनर वाला बनाएगा और वीक रहेगा तो फिर वो आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे चेंज हो जाते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होंगे तो ज्योमेट्री भी चेंज होगी। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, पूछा ही जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो 6 में चेंज नहीं होगा, 6 में क्या रहेगा, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं, sp3d2, यानी एक s का 3 p के 4 और 2 यहाँ पे d के यूज कर लिए, तो कितने ऑर्बिटल हुए, 6 ऑर्बिटल हो गए। तो अगर 6 ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहेगा, इस हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री बनती है वो हमेशा क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, ये हमें ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अब इसमें जो है लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो इसमें वीक लिगेंड है, इसका मतलब क्या है कि बाहर वाला जो आउटर डी ऑर्बिटल है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए, यानी जो आउटर ऑर्बिटल है उसने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो अंदर वाला जो इनर ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये कम पूछा जाता है लेकिन कभी कभार आ जाए, अगर साथ हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर है 7, तो वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है तो वो क्या बनता है, sp3 और d3, यानी उसने एक तो s का ऑर्बिटल यूज किया, 3 p के और 3 ही यहाँ पे d के ऑर्बिटल यूज किए हैं। तो इसमें जो ज्योमेट्री बनती है तो वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनती है, तो ये ध्यान रखना है हमें, pbp यहाँ पे जो है ज्योमेट्री बनती है। तो इस तरह से जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोई भी, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और इस एग्जाम्पल से हम क्या क्या देखेंगे, किस तरह से पेयरिंग हो रही है और कौन सी उसका हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री क्या बन रही है, और यहाँ पे हम उसका मैग्नेटिक नेचर भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स लिया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो 4 में हमने देखा था कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन मैंने देखा था कि हेलोजन हमारा लगभग वीक लिगेंड में आता है हेलोजन, तो ये वीक लिगेंड है, इसका मतलब क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने निकिल लिया, निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। तो इसको इसी तरह से हम यूज जो है याद कर सकते हैं, 2 और 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके d में है, तो d8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि सबसे पहले s वाले ऑर्बिटल निकलेंगे, s वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर यहाँ से d वाले से निकलेंगे, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो d8 रहेगा। अब हमें क्या करना है कि जो d ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो अगर हमारे पास लिगेंड कैसा, वीक लिगेंड है, तो ये क्या करवाएगा, सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो देखो सब में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 5 तो यहाँ तक फिल हो गए, अब हमारे पास 3 और बचे हैं, तो यहाँ पे 1 और हमने फिल कर दिए। तो देखो 3 में तो क्या हो गया, ये फुली फिल्ड हो गए। अब लेकिन यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यानी जो ऑर्बिटल है हमारा वो इनर वाला वो कंप्लीट फिल है, तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं कर सकते। आगे हमारा आएगा NS का, फिर NP, और NP के बाद में यहाँ पे कौन से आता है, D, इसके बाद D आएगा। अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, तो हमें 4 ही ऑर्बिटल की नीड है। तो देखो एक तो ये हो गया और 3 जो है P के हो गए, इसका मतलब हमें D की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, तो D का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 ही, यानी 4 ऑर्बिटल ही हमें चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया, देखो एक s का ऑर्बिटल और 3 जो है p का ऑर्बिटल हमने यूज किया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना तो हमें पता है कि जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी।
हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। यहाँ पे जो फोर्स है पेयरिंग का वो नहीं होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। अब जो मैग्नेटिक नेचर इससे हम पता कर सकते हैं, तो हमें पता है, देखो मैग्नेटिक नेचर दो तरह का होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायमैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक क्या होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, चाहे वो एक ही हो। तो यहाँ पे देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन से फुली फिल्ड नहीं है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। तो इसका जो है मैग्नेटिक नेचर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो जो पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक नेचर वाला। और देखो यहाँ पे अगर ये दो इलेक्ट्रॉन और फिल कर देते ना तो ये फुली फिल्ड हो जाता, तो फिर वो डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता। तो इस तरह से डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक यानी उसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4, ये लेकिन लिगेंड हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया। तो देखो इसने पेयरिंग करवा दी और यहाँ पे एक डी का एक ऑर्बिटल वैकेंट बचा हुआ है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4। तो 4 ही ऑर्बिटल की हमें नीड है। तो 4 जैसे एक डी का यूज़ कर लेंगे, एक एस का और 2 पी के यूज़ करेंगे क्योंकि 4 ही चाहिए, 4 हो गए। तो यहाँ पे जो एक इसने डी का यूज किया है तो डी, और एक इसने एस का यूज किया है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे बनेगा, देखो डी का एक डी का यूज किया, एक एस का यूज किया, तो एक एस आ गया और 2 पी के यूज किए तो DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन बन गया हमारा। अब DsP2 में ज्योमेट्री हमने देखी थी कैसी आएगी, स्क्वायर प्लेनर आएगी। ये हमें याद रखना है, अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, तो इनकी ज्योमेट्री तो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होगी, वो हमें याद रखनी है। अब मैग्नेटिक नेचर अगर हम देखेंगे तो देखो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है सारे के सारे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो जो कॉम्प्लेक्स हमारा रहेगा उसका नेचर कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक नेचर है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए। एक एग्जांपल हम यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसका भी देख लेंगे। देखो साइनाइड, तो साइनाइड हमने कैसा देखा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो उसमें क्या रहेगा, डी में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D5। तो D5 हमें फिल करने हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले इस पूरे को फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल फिल करेंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 तो हो गए फुली फिल्ड, एक बचा हमारे पास तो वो अगले इसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड बच गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देखो 2 ऑर्बिटल बिल्कुल एम्प्टी है, वैकेंट ऑर्बिटल है। 6 इसको क्या चाहिए, 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इसको नीड है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे देखो 2 तो ये यूज करेगा डी के, तो डी के कितने हो गए, 2। एक ये यूज करेगा एस का, तो यहाँ पे क्या आ गया, एस। और 3 इसने यूज किए हैं किसके, पी के, क्योंकि हमें 6 करने हैं ऑर्बिटल। तो ये 3 तो ये हो जाएंगे और 3 ये, तो कितने हो गए, 6 हो गए। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, D2sp3। यानी जब भी अंदर हमारे पहले डी आएगा इसका मतलब क्या है, हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसने पेयरिंग करवाई है, तो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, इसमें ज्योमेट्री सेम रहेगी। ज्योमेट्री हमारी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी, तो इसमें चेंज नहीं होगी। तो इसमें ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। अब मैग्नेटिक नेचर का हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, इनर जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड हमने लिया वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो पेयरिंग करवा देता है, वो आगे नहीं जाने देता। जैसे हम CFT में पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल की इस तरह से, 3 जैसे 3 यहाँ पे रहेंगे तो 2 ऊपर चले जाते हैं, इसको हम T2G बोलते हैं और इसको EG बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे तो ये यहीं पे पेयरिंग करवा देगा ये, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो इस तरह से बनता है, जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ लिमिटेशन थी, यानी उसने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करी बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो इसने क्या किया, स्ट्रक्चर बता दी, जो है इसने फॉर्मेशन कर रहा था, स्ट्रक्चर बताई थी, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि पैरामैग्नेटिक होगा फिर डायमैग्नेटिक होगा, ज्योमेट्री उसकी एक्सप्लेन कर दी, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया,
लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशन रह गई थी। तो वो कौन कौन सी है? तो एक तो जो कलर एक्जिबिट करते हैं, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो वो कलर क्यों होता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक यहाँ पे इसने जैसे हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर 4 है तो दो तरह की ज्योमेट्री बन रही थी, एक टेट्राहेड्रल बन रही थी और एक स्क्वायर प्लेनर बन रही थी। तो यहाँ पे ये उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया इसके रिगार्डिंग कि वो एग्जैक्ट सही क्या रहेगी, उसमें टेट्राहेड्रल बनेगी या स्क्वायर प्लेनर बनेगी, तो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था ठीक से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये भी इसकी कमी रही थी, ये इसकी लिमिटेशन थी। ये नहीं एग्जैक्ट नहीं बता पाया था कि ऑक्टाहेड्रल कब बनेगा, टेट्राहेड्रल कब बनेगा और हमारा स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा। तो ये नहीं कर पाया था इसको एक्सप्लेन। एक यहाँ पे वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को ये जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाया था कि ये जो लिगेंड है हमारा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। यहाँ पे हमने जो यूज किया कॉन्सेप्ट, तो वो CFT के बाद यूज किया है इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। तो ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।